नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं चिटी मीडिया हिंदी। और चिटी मीडिया हिंदी पर हमारे आज के मेहमान हैं शांतनु गुप्ता। शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अपने दर्शकों को शांतनु जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। शांतनु जी एक लेखक हैं जिन्होंने बीजेपी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नामक किताब लिखी, जो इनका बहुत अच्छा रहा। उसके बाद इन्होंने योगी आदित्यनाथ की जीवनी भी लिखी है, द मॉन्क हू बिकेम सीएम। और इनको योगी जी की नीतियों को, योगी जी के कार्यशैली को बहुत करीब से देखने के लिए जाना जाता है। इनके कार्यशैली को काफी करीब से रखकर वॉच करते रहते हैं और उनपे अपने विचार ये रखते रहते हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। तो आज हम शांतनु जी से बात करेंगे। तो शांतनु जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप हैं कैसे, मतलब स्वास्थ्य आपका कैसा है? जी बिल्कुल ठीक हूँ सौरभ। उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ और ठीक हूँ बिल्कुल। जी। पहला आपने टीके की कहा, डोज भी लग चुकी है। अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, मैं तो उत्तर नोएडा में प्रदेश रह को रहा लेकर के मीडिया में तमाम नैरेटिव है। हूँ। मैं जी एक एक तरह से जानना चाहूंगा। जी पहली बात तो ये कि ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अपने इमेज को लेकर के बहुत कॉन्शियस है, सिर्फ इमेज बिल्डिंग में ध्यान दे रही है। जनता तक इसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा। कोविड को लेकर के सिचुएशन फैल रही, ना ऑक्सीजन मिल रही, ना दवाइयां मिल रही हैं टाइम पे। हॉस्पिटल्स में लाइन लग रही है। लोगों के अंतिम संस्कार की भी लिए भी लाले पड़े हैं, लकड़ियां ही नहीं है, जगह ही नहीं है। जी और तो और गंगा में शव बहते हुए पाए गए। कहा गया कि ये कोविड के दौरान लोग मारे गए और जितने शव हैं बहते जा रहे हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जी। एकदम अव्यवस्था फैली हुई उत्तर प्रदेश में। तो क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, आपने जो प्रश्न स्टार्ट किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार केवल मीडिया मैनेज कर रही है और कोविड को नहीं मैनेज कर रही है, मैं तो उल्टा कहूंगा बल्कि कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोविड मैनेजमेंट करने में लगी थी। वो खबरें नहीं मैनेज कर रही थी, नहीं तो ये खबरें आती ही ना। अगर कोई सरकार खबरें मैनेज कर रही होती तो सारी खबरें हम कैसे बात कर रहे होते। और इसमें से अधिकतर खबरें झूठी हैं, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। देखिए, मिड अप्रैल में जब ये दूसरी लहर एक तरह से चरम पे आई, पूरे 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 देश में आई, दिल्ली में आई, कर्नाटका में आई। इसके जो केंद्र थे सबको पता है, वो महाराष्ट्र था, इसका केंद्र केरला था, जहाँ पे सबसे ज्यादा केस हुए। किसान आंदोलन के चलते पंजाब का एरिया था। उत्तर प्रदेश में भी आई। और इस वेव में फर्क क्या थी, जो म्यूटेंट, आपको पता है ये वायरस म्यूटेट करता रहता है, अलग अलग फॉर्म लेता रहता है, अलग अलग रूप लेता रहता है। तो इस बार जो रूप था वो फेफड़ों पे, लंग्स पे जल्दी अटैक करता था। तो पिछली बार की वेव में जो उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को डब्ल्यूएचओ से सराहना भी मिली, उसमें क्या था, लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते थे, घर में ही क्वारंटाइन हो जाते थे। टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करती थी। तो टेस्टिंग करते थे, उत्तर प्रदेश की सरकार घर में किट भेजा करती थी, उसमें ऑक्सीजन मीटर होता था, दवाई होती थी, लोग ठीक हो जाते थे। इस बार बहुत सारे लोग यकायक हॉस्पिटल पहुंचे और ऑक्सीजन की कमी पड़ी, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ी। वो जो 7 8 10 दिन थे उसमें पूरे देश को दिक्कत आई। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा सौरभ की ऐसी ही सेम दिक्कत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आई, ऐसी ही सेम दिक्कत यूके में आई, स्पेन में आई, इटली में आई। स्पेन और इटली में तो इतना दुखद हुआ, वहां तो जारी कर दिया गया स्टेटमेंट कि जो 60 साल 65 साल से ऊपर के हैं वो घर में ही रहे हैं, वो हॉस्पिटल तक ना आए, वो घर पे ही मर जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे युवा लोगों को बचा रहा हूँ। इतनी 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 हालत आ गई। ऑक्सीजन की कमी आप न्यूयॉर्क में सर्च करें, कैलिफोर्निया में सर्च करें, लंदन में सर्च करें, सब जगह हुई। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी 2x प्लान कर लेगा, 3x प्लान कर लेगा, 10x 20x नहीं प्लान कर पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं होता है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा है कि ये वायरस कल क्या रूप दिखाएगा आपको नहीं पता। तो जिसका कल का रूप आपको नहीं पता, तो उसमें प्रिडिक्शन तो हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, अब उसको जब अब विपदा आ गई, तो आपको एक सुनामी है, तो अब आपको जो बचाना है, जो बचाना है, तो उसमें देखता है कि तब लीडर का करेक्टर निकल के आता है। हमने लीडर दिल्ली में देखे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता जी, ये तो केंद्र की व्यवस्था है जी। केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो ऑक्सीजन ला ही नहीं सकता जी, मुझे ना तो मैं ऑक्सीजन ला सकता हूँ, ना तो मेरे पास टैंकर है उन्हें लाने के लिए। उत्तर प्रदेश ने ऐसा कुछ नहीं करा। उत्तर प्रदेश को पता था कि कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन लाई जा सकती है। उनके पास 30 क्रायोजेनिक टैंकर थे जिनके थ्रू ऑक्सीजन लाई जा सकती है। उन्होंने टेंडर डाले, उन्होंने बगल के स्टेट से लिया, उन्होंने और दूसरे गैसेस के टैंकर को रिपर्पस किया, उनको भी रिपर्पस किया जा सकता है। और 7 8 दिन नहीं, वो 30 टैंकर 90 टैंकर हो गए उत्तर प्रदेश के पास। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने एयर रूट यूज करा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने रेलवे मिनिस्ट्री के साथ मिलकर रेल रूट यूज करा। उत्तर प्रदेश ने रोड रोड तो इस्तेमाल कराई, और सारे टैंकरों में सौरभ भाई उन्होंने जीपीएस भी सिस्टम फिट कर दिया, और 24 बढ़ते 48 घंटे में एक सिस्टम बना दिया, ऑक्सी ट्रैकर। तो योगी आदित्यनाथ अपने अपने रूम में बैठ के देख सकते थे कि कितनी ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, कितनी प्रदेश में पहुंचने वाली है। अधिकतर प्रदेश थे जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, जहां पे इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री ज्यादा है, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे वो झारखंड है, जहां से आनी थी वहां वहां पे बात हुई, कंपनियों से बात हुई, सरकारों से बात हुई। और 8 9 दिन में जो 300 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी उत्तर प्रदेश में, वो 1100 मीट्रिक टन की हो गई। तो इस तरह से ऑक्सीजन पे और इस समय मीडिया वाले बहुत कुछ लिखते रहे। तो पहली बात तो मैं आपकी ये बताऊंगा कि ये
ऑक्सीजन की कमी क्या। और इसके बाद भी दिल्ली की सरकार में आपने सुना होगा, जैसी ऑडिट कहा गया कि ऑडिट करवा लो, कोर्ट ने कहा नहीं ऑडिट की जरूरत नहीं है, फिर अगले दिन से कहा ऑक्सीजन तो बहुत सारी, हम किसी और स्टेट को भी दे सकते हैं। ऑडिट से क्यों डरी उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार? उत्तर प्रदेश की सरकार ने IIT कानपुर, IIT BHU, IIIT इलाहाबाद, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, IIM लखनऊ, सबको लगाया, अलग अलग जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश में, कि आप हमारे अस्पतालों में, हमारी व्यवस्था में ऑक्सीजन का ऑडिट करिए। देखिए कौन क्या, मैं आपसे कहूंगा मेरे घर की आके जांच करिए, तो मैं खुला हुआ तभी तो मैं कह पा रहा हूँ ये बात। तो सामने से किसी ने उन पर थोपा नहीं, कोर्ट ने नहीं कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद कहा। उल्टा दिल्ली की सरकार के सामने कोर्ट में रखी गई बात कि ऑक्सीजन का ऑडिट करवा लीजिएगा। नहीं, हम नहीं करवाएंगे, ये समय नहीं है ऑक्सीजन का ऑडिट करवाने का। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि हम ऑक्सीजन ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, हम ट्रांसपोर्ट ठीक से कर रहे हैं क्या, हम जब पेशेंट्स को दे रहे हैं तो सही प्रेशर पे दे रहे हैं क्या, सारे डॉक्टरों को सही जानकारी है क्या, हम ऐसे पेशेंट जिसको जरूरत नहीं है उसको तो नहीं ऑक्सीजन दे रहे। तो जिससे अगर हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन है उसका सही इस्तेमाल हो पाए, उसका एफिशिएंट इस्तेमाल हो पाए। उत्तर प्रदेश ने वो भी करा और उससे भी उन्होंने ऑक्सीजन की सही मात्रा इस्तेमाल। लेकिन आप एक बात तो आप मानेंगे ना कि लोग तो मरे हैं फिर भी, और जो लोग मरे हैं वो आंकड़ों को तो नहीं झुटलाया जा सकता। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए लोगों की मृत्यु हुई जो बहुत दुखद है, 1-1.5 साल से जो हम झेल रहे हैं, जो चाइना ने हमें वायरस दिया है, उससे पूरा विश्व, पूरी ह्यूमैनिटी उसको झेल रही है, वो बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में भी लोगों की मृत्यु हुई है, जैसे पूरे भारत में 3-3.25 लाख लोग मरे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उसका एक शेयर है। लेकिन देखिए हम किसी भी आंकड़ों को अगर हमें देखना होगा तो एब्सोल्यूट नहीं देख सकते, आपको उसे उसकी पॉपुलेशन को डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। जैसे ये लोग भारत को भी ऐसे कहते हैं, भारत में इतने केस हुए, भारत की पॉपुलेशन विश्व की दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है। अभी मैं किसी न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़ रहा था, कुछ दिनों पुराना था, इटली के बराबर हुए उत्तर प्रदेश के मामले। भाई इटली की पॉपुलेशन कितनी है और उत्तर प्रदेश उसके बराबर तो हो ही जाएंगे भारत के मामले। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की जनसंख्या का प्रदेश है सौरभ भाई, तो उसको आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले, वो उत्तर प्रदेश में तो जो एब्सोल्यूट नंबर है वो भी सबसे ज्यादा नहीं हुआ कभी, एब्सोल्यूट नंबर है। मैं तो पर लाख, पर 10 लाख में माना जाता है, 1 मिलियन में नापते हैं विश्व में, तो 1 मिलियन में, तो 1 मिलियन का आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश में 7वें-8वें नंबर पे रहा स्टार्टिंग से। अब आपसे कहा जाता है कि तो लाशें काउंटिंग ही नहीं होती, इनकी लाशें फेंक दी जाती हैं। मतलब इससे गंदा झूठ मैंने नहीं देखा कि इस समय कोरोना काल में बरखा दत्त जैसे पत्रकार, मैं नाम लेके कहूंगा, उनके शो पे भी जाता हूँ, उनके शो पे भी नाम लेके कहता हूँ, इस समय उन्होंने जितनी दहशत अकेले उस महिला ने फैलाई है उतनी किसी ने नहीं फैलाई दहशत। और अब तो दैनिक जागरण और पुराने पत्रकारों ने सामने आके कहा है, पुरानी तस्वीरें दिखाई हैं, 2014 की तस्वीरें दिखाई, 15 की तस्वीरें दिखाई, 17-18 की तस्वीरें दिखाई, कैसे ये वहां पे 2-3 चीजें हैं। देखिए एक तो शव को बहाने की प्रथा कई जातियों में है, वहां पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जातियां हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जातियां हैं, कुछ सन्यासी परंपरा में है, अगर सांप काट देता है तो तब शव नहीं जलाया जाता है, पुरानी मान्यता है। दूसरा शव को बहाने की प्रथा है। दूसरा, जितने भी ये शमशान घाट होते हैं सरकारें नहीं चलाती हैं, प्राइवेट ट्रस्ट चलाती हैं, कोई कम्युनिटी चलाती है, जैसे बनारस में डोम जाति चलाती है। तो अगर शव ज्यादा हो जाते हैं, अगर 10 शव आते हैं, आज 20 शव आए, तो आपके पास जगह और संसाधन तो नहीं है, तो क्या होता है कई बार जो अधजले शव है वो बहा दी जाते हैं, लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो प्रयाग का बड़ा सा घाट दिखाया गया कि यहाँ पे देखिए शव ऐसा लगता है कि लोग मर रहे हैं और बस फेंक रहे हैं, वो फोटो, सेम फोटो उस जगह का बहुत सारे पत्रकारों ने 15, 16, 17 का भी दिखाया। दैनिक जागरण ने उस फोटो को प्रोड्यूस भी कर दिया, वो फोटो जर्नलिस्ट ने भी अपने आप आगे कहा कि मैंने 17-18 में ऐसे फोटो खींचे हैं। हाँ, ये इस बात पर डिबेट हो सकती है क्या प्रथा ठीक है, क्या इस प्रथा पे हम कुछ और कर सकते हैं, क्या हम लोगों को मना सकते हैं, लेकिन ऐसा कह देना कि उस पुरानी प्रथाओं जो चली आ रही हैं उसको दिखाना कि कोरोना काल में हो रही है, इससे बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं हो सकती। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसी अंडर काउंटिंग नहीं हुई है। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई घर में ही होम आइसोलेशन में किसी की मृत्यु हो गई हो, वो शमशान में ना आ पाया, उसने अपने किसी व्यवस्था कर दी हो, कहीं छोटी जगह पे जला दिया हो, तो ऐसी बहुत छोटी माइनर अंडर काउंटिंग हो सकती है। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में इतना सारा मीडिया है, कुछ सरकार के प्रो है, कुछ सरकार के एंटी है। शमशान घाट कोई छुप के तो होते नहीं, तो उसमें आपको खुद लगता है अंडर काउंटिंग हो सकती है क्या? मतलब शव कहाँ कोई फेंक देगा? और वो जो बता रहे हैं, जो प्रयाग का घाट है, उस पर भी पहुंचे ही ना लोग, ये लोग कैमरा लेके पहुंच गई ना, वो मुझे पता है कहाँ ब्रिज के नीचे है, वो दिखता है हर जगह, हर समय, सालों से दिख रहा है वहां पे। तो अंडर काउंटिंग, हाँ, अभी WHO ने भी कहा कि पूरे विश्व में अंडर काउंटिंग हुई है, कि जो असली आंकड़ा है वो अमेरिका में भी गलत है। वो हो सकता है कि पूरे विश्व में अंडर काउंटिंग है, वो फैक्टर भारत में भी रहा होगा, वो उत्तर प्रदेश में भी रहा होगा, वो केरला में रहा होगा, तो वो अंडर काउंटिंग का फैक्टर रहा है। लेकिन ऐसा बता देना कि लाशें लोग मर रहे हैं और गंगा में फेंके जा रहे हैं, वो बहुत ही बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। जी,
अब एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है तो मैं चाहूंगा कि इस पे हम थोड़ा सा बात जल्दी से कर जी लें। जी ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं, मैं खबरें कहूं या अफवाह कहूं, जी दोनों बातें हैं, कि योगी आदित्यनाथ को सेंटर में बुलाया जा सकता है 2022 में। केंद्रीय नेतृत्व इन पे भरोसा जताना नहीं चाहता है, और योगी को बुलाया जाए केंद्र में, और यहाँ पे किसी और को कमान दी जा सकती है। कितनी सच्चाई है इस खबर में? देखिए, बिल्कुल सिरे से झूठ है। बल्कि अभी आपने सुना होगा, मैंने खुद डिबेट करी एनडीटीवी पे, कि दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें नरेंद्र मोदी रहे, जिसमें अमित शाह रहे, जिसमें नड्डा रहे, जिसमें माननीय होसा बोले जी रहे, जिसमें सुनील बंसल रहे। मैंने इनमें से कुछ लोगों को जानता था, मुझे पता लगा तो मीटिंग ही नहीं हुई, और सबने इस पे आर्टिकल लिख दिए, इसके अंदर बात क्या हुई वो भी कर दी। आप समझ पा रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे गढ़ी जाती है कहानी, कैसे गढ़ी जाती है कहानी। देखिए हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी से तो ये लोग 6 साढ़े 6 साल से परेशान है ही, है ना। अब उन्होंने कहा इसको नरेंद्र मोदी को हम चलिए हम डील करते हैं, कुछ करते हैं। तो अब ये योगी आदित्यनाथ आ गए, अब ये अमित शाह आ गए, इनके पास तो लीडरों की लाइन लगी है, तो करें क्या। तो इनका जो प्राइम टारगेट बन गया है, नरेंद्र मोदी को तो टारगेट करते ही रहेंगे, तो उन्होंने कहा प्राइम टारगेट नंबर 2 ले लें योगी आदित्यनाथ। तो कैसे करें, तो उसमें बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। एक तो ये उत्तर प्रदेश की डिस्प्रोपोर्शनेट रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे हमारी स्टार्टिंग में बात हुई कि केस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, केस सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, केस सबसे ज्यादा केरला में है, लेकिन रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, उत्तर प्रदेश की होगी, है ना। क्योंकि हमें योगी आदित्यनाथ, उसका भगवा कलर, उनका इतना सारा काम करना वो पसंद नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये अब और कैसे करें, तो एक तो एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करें, डिस्प्रोपोर्शनेट रिपोर्टिंग करें। दूसरा क्या करें, अच्छा ये योगी मोदी की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, लग रहा है ये इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा जो इतना बड़ा वोट बैंक है दोनों के पास 20-20 25-25 वोट बैंक है, जमा कर दे तो 40-44% वोट बैंक है। सौरभ भाई, आपको समझ है, अगर कोई ऐसा दल या समूह जो 44% वोट शेयर अगर कमांड करता हो तो उसकी जीत निश्चित है। वो भी फिर भी 60 सीट भाजपा ले आई, 62 सीट भाजपा ले आई। तो फिर अब क्या करें, इन दोनों की जोड़ी अच्छी है। राम मंदिर के जब भूमि पूजन हुआ, दोनों साथ साथ चले, लोगों ने कहा भाई यही देश चलाएंगे दोनों। तो अब ये जोड़ी में कंफ्यूजन कैसे क्रिएट है, तो बहुत सारी खबरें आएंगी, अरे नरेंद्र मोदी ने इसको ये कह दिया, योगी ने उसको ये कह दिया, पता इनको कुछ नहीं है, एक्सेस इनको बस कुछ नहीं है। देखिए पहले जमाना हुआ करता था जब बरखा दर डिसाइड करती थी कौन मंत्री बनेगा, आपने देखा होगा गुलाम कैसे हो और ये कैसे हो वो कैसे हो मंत्री बन रहे थे, स्टील किसके पास जाएगा और वायु किसके पास जाएगा। उस जमाने से जब हाई प्रोप्राइटरी थी, जब ये फ्लाइटों के साथ उड़ के जाया करते थे, मनमोहन सिंह के साथ विदेशों में घुमा करते थे, मजे करा करते थे, उससे हालत इनकी आ गई, कल मंत्री बनने वाले होते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होता है, ये 4 नाम बताते हैं कि ये आने वाले हैं, ये आने वाले, उन 4 में से एक भी नाम नहीं होता जब नाम आता है। तो ये हालत जब हो जाएगी पत्रकारों की, जो केवल सुर्खियों पे जिया करते थे, जो केवल इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पे जिया करते थे, तो उनको तो अब बुरा लगेगा ही भैया। तो वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, एक मीटिंग क्रिएट कर दे रहे हैं, उस पर डिबेट भी कर दे रहे हैं, एक मीटिंग क्रिएट हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ ये होना था, जनवरी में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल एक्सपेंशन होना था, लेकिन कोरोना की अफरा तफरी में वो नहीं हुआ। उस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई, पिछले साल से 3 मंत्रियों का भी निधन हो गया, कोरोना से भी हुआ और वैसे भी वृद्ध थे। 3 मंत्रियों का, और दो या 3 पद रिक्त भी हैं, तो 6-7 मंत्रियों के पद रिक्त हैं जिनको भरा जा सकता है। अभी पूरा साल पड़ा है, फरवरी में इलेक्शन है, तो वो होना था। संगठन में भी कुछ चेंज की बात चल रही थी कि संगठन में कुछ पद इधर उधर किए जाएंगे, चुनाव, कुछ लोग संगठन को मजबूत करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग चुनाव लड़वाने में अच्छे होते हैं, उस संगठन को पता होता है कौन कौन उसका वॉरियर किसके लिए अच्छा है। तो वो कुछ चेंज होने थे, उसके लिए कुछ मीटिंग हुई लखनऊ के स्तर पे, तो उसको ऐसा बड़ा बना दिया गया। तो देखिए आपने जितने सर्वे देखे हैं, इंडिया टुडे जैसी मैगजीन जो बहुत नरेंद्र मोदी और योगी की तारीफ नहीं करती है, उसके सर्वे में बार बार योगी प्रथम मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो इसलिए, और काम WHO से लेकर नीति आयोग सबने तारीफ करी है। कल तो मैंने ये वीडियो डाला था ट्विटर पे, एम्स के एक्स डायरेक्टर ने तारीफ करी है कि जब मैं एम्स का डायरेक्टर था और योगी जी सांसद थे तो मेरी उनसे लोकसभा में चर्चा हुआ करती थी। वो कहते हैं वो तो खुद पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है, उन्होंने जिस तरह से जापानीज एंसेफेलाइटिस पे हमला किया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो तो एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल ही कर सकता है। तो एम्स के डायरेक्टर से हमें सुनने को मिल रहा है, हमें नीति आयोग से सुनने को मिल रहा है, हमें WHO से सुनने को मिल रहा है योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो वो सब मेरे ख्याल से भ्रांतियां ही। चलिए शांतनु जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को ये बातचीत पसंद आएगी, और वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि आपसे आपने जो तथ्यात्मक तरीके से योगी सरकार के बारे में चीजें रखी हैं, उस पर ये कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं। बाकी हम चूंकि समय अवधि कम है, इस वजह से मैं ज्यादा समय आपका नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं आपको लंबे समय के लिए आमंत्रित करूंगा, और हमारे दर्शकों से वादा करिए कि आप जरूर आएंगे। और बस फिलहाल के लिए तो इतना ही। जी जी जी, हम लोग मिलते रहेंगे। मैं आपके इंग्लिश मीडिया चैनल में सिटी के कई बार आया हूँ, और अच्छे विषयों पे आप लोग बात करते हैं और अपनी बात प्रखरता से रखते हैं।
हिंदी में भी शुरू करा। आपके हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही बात कर पाता हूँ, तो मैं आपके साथ रहूंगा। सौरभ भाई, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और आप लोगों से भी हमारी अपील यही है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर रखें। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, धन्यवाद। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.